Hello and welcome to everybody on Cloud Fitness. So in today's video, we are going to see what exactly is RDD, what exactly are data frames, what exactly are data sets. So आज हम जानेंगे कि RDDs, data frames and data sets exactly क्या होता है, and कब हमें RDD यूज़ करना चाहिए, कब हमें data frame यूज़ करना चाहिए and कब हमें data set यूज़ करना चाहिए. So बिना किसी देरी के let's start and see exactly what is resilient distributed data set. So RDD को हम resilient distributed data set कहते हैं. बेसिकली जब अपाचे स्पार्क एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था, द फर्स्ट वर्जन ऑफ अपाचे स्पार्क जब आया था, तब हमारे पास जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर था, जैसे हमारा पाइथन के अंदर लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है, टपल होता है, एग्जैक्टली इन द सेम वे स्पार्क के अंदर रेजिलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट होता है. सो अगर मुझे स्पार्क के अंदर कोई भी ऑपरेशन करना है, राइट, कुछ भी करना है, तो मैं रेजिलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट या फिर जिसको हम RDD कहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं. नाउ जैसे अगर हम पाइथन की बात करें या इवन किसी और लैंग्वेज जो भी आप जानते हो उसकी बात करें, तो हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर होता है. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से लिस्ट, राइट, हर डेटा स्ट्रक्चर के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट, कि आप लिस्ट को किस तरीके से बनाते हैं, राइट. पाइथन के अंदर लिस्ट के अंदर हम किस टाइप के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, राइट. लिस्ट आर इम्यूटेबल और दे आर नॉट इम्यूटेबल, राइट. सो दीज आर द थिंग्स जो हर एक डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टीज़ होता है. सो सिमिलरली इसी तरीके से रेजिलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट भी RDD, जो कि स्पार्क का फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है, राइट, इसके भी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी भी रेजिलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट के साथ काम करना है, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये लोएस्ट लेवल ऑफ API है. जब हम कहते हैं लोएस्ट लेवल ऑफ API, इसका असेंशली मतलब है कि जब स्पार्क स्टार्ट हुआ था, राइट, तो ये पहला डेटा स्ट्रक्चर था जो स्पार्क ने इंट्रोड्यूस किया था. ये लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है. अगर आप इसमें कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो डायरेक्टली जब हम RDD के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करते हैं, इसको हम ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ अपाचे स्पार्क भी कहते हैं. लेकिन क्या हम रेगुलर डे टू डे बेसिस में RDDs को यूज़ करते हैं? तो आंसर है नहीं. हम रेगुलर डे टू डे बेसिस पे RDDs को इतना यूज़ नहीं करते. अगर आपका मे बी 500 लाइन का कोड है, तो मे बी एक दो बार ऐसा हो सकता है कि बीच में आप RDDs यूज़ कर लें, बट इवेंचुअली आप RDDs को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं डे टू डे कोडिंग एक्टिविटीज़ में. यूजुअली डेटा फ्रेम या डेटा सेट ही यूज़ होता है. अभी मैं आपको कोड के माध्यम से दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली RDDs एंड डेटा फ्रेम्स क्या होता है, राइट. अगर आप देखें यहाँ पे RDD, अगर आपने मेरी पहले इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट भी फॉलो की है तो आपको ये सब ऑलरेडी पता होगा. बट इवेंचुअली अगर आप ये देखें, स्पार्क कंटेक्स्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ पहले. अगर आप देखेंगे sc.txt फाइल, यहाँ पे अगर मैं अपनी फाइल का पाथ दे दूँ, जो भी फाइल मुझे रीड करनी है, जिसका भी डेटा मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, तो sc.txt फाइल का जो भी आउटपुट होता है वो RDD ही होता है, राइट. तो आप देख भी सकते हैं RDD, राइट. RDD का डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. जो मैंने iris.csv का डेटा सेट यूज़ करके ये RDD बनाई है. sc.txt फाइल का जब हम API यूज़ करते हैं, टेक्स्ट फाइल, इससे एक हमारा RDD बन के तैयार हो जाता है. सिमिलरली क्या ये एक लौता तरीका है RDD बनाने का? तो आंसर है नहीं. अगर आप यूज़ करेंगे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट sc.parallelize, राइट, इसके अंदर अगर आप देखेंगे मैंने एक लिस्ट पास करी है, राइट. अगर मैंने ये लिस्ट पास करी है एंड मैंने यूज़ किया है sc.parallelize, तो जो मेरा आउटपुट होगा वो भी एक RDD होगा. तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हेलो, राइट, ये एक डेटा है जो मेरा RDD के अंदर प्रेजेंट है, राइट. नाउ सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे data1.first, तो data1 क्या है मेरा? ये मेरा RDD बन के तैयार हो गया. data1.first मतलब कि मेरा पहला एलिमेंट मेरी RDD का मुझे दिखा दो. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हेलो ओवर हियर, राइट. तो यही है हेलो. नाउ सिमिलरली अगर मैं RDD के कंटेंट्स को प्रिंट करना चाहती हूँ, तो RDD लाइक लेट्स से मुझे प्रिंट कराना है अपने RDD के अंदर का डेटा, तो मैं कैसे करा सकती हूँ? आई कैन यूज़ फर्स्ट, जो मैंने अभी ऊपर भी यूज़ किया, कलेक्ट यूज़ कर सकती हूँ, टेक यूज़ कर सकती हूँ. तो लाइक दिस मैं इसी तरीके से डेटा सेट को अपना प्रिंट भी कर सकती हूँ थ्रू एन RDD. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ अगेन दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल sc.parallelize, राइट. अगर आप देखेंगे इसके अंदर मैंने अपना डेटा पास किया है.
सो इवेंचुअली क्या है, ये मेरा RDD बन गया है, इसी को कहते हैं RDDs। नाउ अगर डेटा फ्रेम की बात करूँ, राइट, सो लेट्स गो अहेड एंड सी एग्जैक्टली डेटा फ्रेम्स को हम कैसे स्पार्क के अंदर बना सकते हैं, कैसे वी कैन यूज़ डेटा फ्रेम। सो अगर आप यहाँ पे देखिए, राइट, डेटा फ्रेम बनके ये तैयार हुआ है। कैसे? हम स्पार्क API यूज़ कर रहे हैं, spark.read.csv। हमें CSV फाइल यूज़ करनी है। मेरी CSV फाइल इस पाथ पे प्रेजेंट है। मेरी CSV फाइल का सेपरेटर क्या है, मेरी CSV फाइल में हेडर है या नहीं। आफ्टर डिफाइनिंग ऑल दीज पाथ्स, अगर आप देखेंगे तो मेरा डेटा फ्रेम यहाँ पे बनके रेडी हो गया है, राइट। डेटा, अगर आपके पास एक RDD है, आप उसको एक डेटा फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप देखेंगे, ये है मेरा डेटा फ्रेम का आउटपुट। सो अगर मैं कभी भी अपना डेटा फ्रेम का आउटपुट देखूंगी, राइट, अगर आप यहाँ देखिए spark.read.csv, इससे मैंने आइरिस का एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। आइरिस मेरा एक डेटा सेट का नाम है। अगर मैं उस पर डिस्प्ले कमांड लगाती हूँ, राइट, आई वॉन्ट टू सी, इसका मतलब है मुझे देखना है कि यहाँ पे डेटा क्या है। तो अगर आप देखेंगे डेटा कुछ इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो बहुत ही टैबुलर फॉर्मेट है। जब भी आप डेटा फ्रेम की बात करेंगे, बहुत ही एक टैबुलर वे में, आपका स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा होगा। अगर आप देखना चाहेंगे कि कॉलम, रो, आपको एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में डेटा दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे RDD की, तो डेटा जो होगा आपका वो एक तरीके से टैबुलर फॉर्मेट में नहीं होगा। अगर आप ये देखेंगे इधर, राइट, ये वाला आउटपुट देखेंगे, सो ये आउटपुट भी मेरा एक RDD के ऊपर ट्रांसफॉर्म करके निकाला गया आउटपुट है। ये एक आपको टैबुलर स्ट्रक्चर में नहीं दिखाई देगा। सो ये एक छोटा सा फ़र्क है विजुअलाइजेशन एस्पेक्ट में, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी मेरा एक RDD का आउटपुट है। ये एक तरीके से एक टैबुलर वे में आउटपुट नहीं होता है RDD के अंदर। अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली आपको दिखाना चाहती थी कि ये कैसे होगा। इवेंचुअली अगर आप अभी इसके अंदर जाके कोड, अगर आप बिगनर हैं तो अभी कोड देखकर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट सी द आउटपुट एंड अंडरस्टैंड कि RDD क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, डेटा फ्रेम क्या होता है, दिखता कैसा है डेटा फ्रेम, आउटपुट कैसा होता है, टैबुलर होता है। अभी यहाँ पर देखिए RDD1 sc.parallelize, ये करके मैंने एक RDD बनाई है, मैंने अपना डेटा सेट दिया अंदर, राइट। एंड देन अगर आप देखेंगे तो ये मेरा आउटपुट है, राइट। इट इज़ नॉट अ टैबुलर फॉर्मेट। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ सिमिलरली जब मैं बात करूँगी RDD की, राइट, स्पार्क के अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि स्पार्क में मैक्सिमम कंप्यूटेशन इन मेमोरी होता है, राइट। इट इज़ अ लेज़ी इवैल्यूएटेड। जब हम कहते हैं लेज़ी इवैल्यूएशन, इसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे, लेज़ी इवैल्यूएशन के बारे में इन डिटेल। लेज़ी इवैल्यूएशन का मोटा मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी कोड लिखेंगे, राइट, जब भी आप उसके ऊपर एक्शन कॉल नहीं करेंगे, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब बेसिकली ये है, अगर मैंने लिखा कि ये मेरी फाइल इस लोकेशन से रीड करी जाए, डेटा फ्रेम बनाया जाए, इस डेटा फ्रेम को किसी दूसरे डेटा फ्रेम से ज्वाइन करा जाए, तब तक अगर मैं इतने स्टेप्स को रन करूँगी तो मेरा कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरा कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब मैं कहूँगी कि मेरा फाइनल आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स आए उसको काउंट करो। काउंट करना क्या है? एक एक्शन है। आपको एक्चुअल डेटा सेट को रीड करना पड़ेगा, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपका काउंट आएगा, राइट। सो उस टाइप के जो एक्शंस हैं, राइट, जब तक वो परफॉर्म नहीं होते हैं तब तक आपका कहीं पे भी कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। वही बेसिकली लेज़ी इवैल्यूएशन है, लेकिन इसकी डेप्थ में हम आगे वाली वीडियोस में जाएंगे, राइट। सो सिमिलरली जो स्पार्क की RDDs है, राइट, दे आर फॉल्ट टॉलरेंट। सो इन केस कोई फेलियर हो जाए आपका कोड एग्जीक्यूट करते टाइम, सो RDDs कैन बी रीकम्प्यूटेड। सिमिलरली दे आर इम्यूटेबल मीन्स कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार RDD बना दी तो बना दी, अब आप उससे कोई दूसरी आप उसी RDD को चेंज नहीं कर सकते। आपको एक दूसरी RDD बनानी पड़ेगी। आप सेम RDD कोई दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। दे आर इम्यूटेबल, दे कैन नॉट बी चेंज। पार्टीशनिंग, राइट, पार्टीशनिंग तो स्पार्क के मैंने आर्किटेक्चर के अंदर आपको बताई ही है, राइट। सो मोस्टली दीज आर द फीचर्स ऑफ रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। अभी हम जाते हैं डेटा फ्रेम एंड डेटा सेट API पे। अगर आप बात करें, मोस्टली केसेस में हम डेटा फ्रेम्स API यूज़ करते हैं। इवन डेटा सेट्स आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर, बट दे आर स्टिल नॉट यूज्ड एज मच एज वी यूज़ डेटा फ्रेम्स।
राइट, वेन एवर वी टॉक अबाउट डेटा फ्रेम, मैंने आपको दिखा ही दिया है ऑलरेडी कि डेटा फ्रेम्स कैसे होते हैं, राइट, दे आर हायर लेवल APIs। तो RDDs के बाद, राइट, हमारे पास आए डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स इंटरनली RDDs को ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप कोड लिखते हैं डेटा फ्रेम्स के ऊपर, इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। जब भी आप कोई कोड अपना RDDs पे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली, राइट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा फ्रेम्स, राइट, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एज वेल एज इट इज़ डेवलपर फ्रेंडली इनफैक्ट होते हैं, एंड ईजिली यू कैन वर्क अराउंड दैम। आप एग्जैक्टली उसको एक टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं डेटा फ्रेम कोड, राइट। कुछ भी आपको कमांड लिखनी है df.count, राइट, तो आपको वो डेटा फ्रेम में जितने भी वैल्यूज़ हैं आपको काउंट करके दे देगा। अगर आपको फिल्टर अप्लाई करना है, राइट, यू कैन सिंपली यूज़ df.filter एंड उसके अंदर आप फिल्टर कंडीशन डाल सकते हैं। सो ईजी होता है डेटा फ्रेम के साथ वर्क करना, राइट, एंड स्पेशली अगर आपका SQL बैकग्राउंड है तब, राइट। डेटा फ्रेम्स आर बेसिकली हैव डिस्ट्रीब्यूटेड रो ऑब्जेक्ट्स, राइट, जो उसका आउटपुट होता है डेटा फ्रेम्स का, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी आगे जाके। सो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। नाउ आफ्टर डेटा फ्रेम, राइट, आई टॉक अबाउट डेटा फ्रेम्स इवन मोर इन डिटेल। डेटा फ्रेम के बाद आपका एक और हायर लेवल API है विच इज़ कॉल्ड अ डेटा सेट, राइट। सो डेटा फ्रेम को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि डेटा फ्रेम कुछ नहीं है, खाली एक रोज़ है डेटा सेट की, राइट। नाउ डेटा फ्रेम्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू RDDs, राइट, एंड RDDs कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेटा फ्रेम्स एज वेल। ये भी आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। सिमिलरली जो डेटा सेट्स हैं वो डेटा फ्रेम्स की तरह ही सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका जो एक मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि डेटा सेट्स आर वेरी स्ट्रांगली टाइप्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो दे आर टाइप सेफ। टाइप सेफ क्या होता है, इस पे भी अभी हम आएंगे। आई विल शो यू एग्जैक्टली टाइप सेफ क्या होता है, राइट। एंड यूजेज जो होता है डेटा सेट्स का, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज डेटा फ्रेम। सो यूजेज के टर्म्स में देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस, राइट। सो लेट्स गो एंड एग्जैक्टली सी आपका डेटा फ्रेम एंड डेटा सेट्स राइट नाउ। सो जब भी हम बात करते हैं डेटा फ्रेम्स एंड डेटा सेट्स की, रिमेंबर दैट डेटा सेट्स आर ओनली यूज्ड इन जावा एंड स्काला। डेटा सेट्स को आप पाइथन और SQL में यूज़ नहीं कर सकते। सो अगर आप स्पार्क स्काला यूज़ कर रहे हैं देन डेटा सेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेटा सेट्स आपके अवेलेबल ही जावा एंड स्काला में होते हैं, राइट। सो इफ़ यू सी, यहाँ पे मैंने एक केस क्लास बनाई है एम्प्लॉय, एंड देन मेरे पास एम्प्लॉय डेटा का डेटा फ्रेम है, राइट, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे दिस इज़ द डेटा सेट दैट हैज़ बीन पुट, राइट। ये मेरा केस क्लास है। इसके अंदर मैंने नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एज ऑफ द एम्प्लॉय, ID एंड डिपार्टमेंट, ये मैंने इसका स्कीमा प्रोवाइड किया है यहाँ पर, एंड उसका डेटा टाइप प्रोवाइड किया है स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, राइट। सो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ए क्या है, हमारा नेम है, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, एज हमारा है इंटीजर, देन ID है हमारा इंटीजर, एंड देन डिपार्टमेंट है स्ट्रिंग। सो ये मैंने बेसिकली अपना एक डेटा फ्रेम डिफाइन कर दिया यहाँ पर। सिमिलरली अब मैं एक RDD बनाती हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे RDD बनाऊँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्काला के अंदर RDD बनाई है मैंने, अगेन यूजिंग स्पार्क कंटेक्स्ट, spark.context.make_RDD, राइट। एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पर अपना डेटा पास कर दिया, राइट। द मोमेंट आई पास द डेटा ओवर हियर, जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा पास किया, अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय RDD के नाम से आपकी RDD बन गई, राइट। नाउ सिमिलरली अगर मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि RDD से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं, राइट। तो एम्प्लॉय RDD.to डेटा फ्रेम, सिंपल। द मोमेंट आई पुट .2df इट बिकम्स अ डेटा फ्रेम, राइट। नाउ अगर अभी आप देखेंगे, मुझे अगर डेटा सेट बनाना है तो मैं कैसे बना सकती हूँ, आई कैन सिंपली से जो भी मेरा डेटा सेट था उसको आई विल से .2ds, राइट, इट विल क्रिएट अ डेटा सेट आउट ऑफ इट। नाउ द मोमेंट आई हैव डन, नाउ अगर आप देखेंगे मेरे पास तीन चीज़ें हैं, मेरे पास RDD है, मेरे पास डेटा फ्रेम है, मेरे पास डेटा सेट है। ये मैंने सब कुछ स्काला में लिखा है क्योंकि डेटा सेट मैं खाली स्काला में ही यूज़ कर सकती हूँ। नाउ अगर आप देखेंगे मुझे एम्प्लॉय डेटा सेट, जो मेरा ऊपर डेटा सेट था, अगर मुझे उसके ऊपर कोई फ़िल्टर ऑपरेशन यूज़ करना है, राइट, अगर मुझे फ़िल्टर करना है ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी एज ग्रेटर देन 24 हो, तो मैंने यहाँ पे डेटा सेट डॉट फिल्टर अगर मैंने अप्लाई किया, सो यू कैन एक्चुअली सी कि ठीक है, इट हैज़ एक्सेप्टेड इट, राइट। अभी तक मैंने
इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एक्शन अप्लाई नहीं करा है। मैंने ये नहीं कहा है कि आई वांट टू सी व्हाट इज़ माय एम्प्लॉय डेटा सेट रिजल्ट, राइट। मुझे इसका रिजल्ट क्या है, मैंने अभी ये नहीं कहा कि मुझे द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप मुझे काउंट करके दीजिए, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। बस जस्ट मैंने एक डिफाइन किया है कि मेरा ये डेटा सेट होगा जो कि इस डेटा सेट के ऊपर फिल्टर करके बनेगा। आई डिड नॉट गेट एनी एरर। बट अगर आप देखेंगे, अगर यही चीज़ मैं डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई करती हूँ, अगर मैं ये कहती हूँ कि एम्प्लॉय डेटा फ्रेम जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट, अगर मैं ये कहती हूँ कि ये जो डेटा फ्रेम मैंने यहाँ पर बनाया है, अगर आप देखेंगे इस डेटा फ्रेम के ऊपर जैसे ही मैं फिल्टर ऑपरेशन, सेम फिल्टर ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, पहली चीज़ तो आपका, अगर आप देखेंगे डेटा सेट एंड डेटा फ्रेम का जो सिंटैक्स है कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का, वो एग्जैक्टली सिमिलर ही होता है। बट जैसे ही मैंने ये चीज़ डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई करी, आई गॉट एन एरर, मेरे पास एक एरर आ गया। अगर आप इस एरर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कहता है, वैल्यू एज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ org-apache.spark.sql रो। सो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे जो मेरा डेटा सेट था, अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ये डेटा सेट बनाया था, राइट, एम्प्लॉय rdd.to डेटा सेट। तो ये डेटा सेट को जब मैंने फ़िल्टर किया, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट जैसे ही मैंने डेटा फ्रेम जो मैंने ऊपर बनाया था, यहाँ पे मैंने सेम डेटा से डेटा फ्रेम जब बनाया था, राइट, एम्प्लॉय डेटा फ्रेम जब बनाया था, तब मुझे एरर आया। क्यों आया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, एम्प्लॉय डेटा फ्रेम इज़ नथिंग बट इट इज़ आ SQL रो, spark.sql रो। तो इसका जो फॉर्मेट ही है वो spark.sql रो का फॉर्मेट है। एंड उससे क्या होता है, उससे बेसिकली ये होता है कि आपका जो डेटा टाइप है, राइट, जब आपने अपना कोड लिखा तो आपका डेटा टाइप वो इन्फर नहीं कर पाता है। आपको खुद से यहाँ पे डेटा टाइप उसका कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, एंड देन ओनली आप उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सो यही होता है हमारा डेटा फ्रेम का टाइप कास्टिंग, डेटा फ्रेम एंड डेटा सेट का टाइप कास्टिंग, राइट। तो आपको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर दोबारा जाऊँ, अगर मैं एम्प्लॉय डेटा फ्रेम पे फिल्टर लगाऊँ, राइट, सेम कंडीशन को मुझे अगर अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे गेट एज इंट करना पड़ेगा। मुझे बेसिकली डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा ये जो रो ऑब्जेक्ट है, दिस इज spark.sql रो, मेरा जो ये रो ऑब्जेक्ट है ये एक इंटीजर है, इसको इंटीजर की तरह ट्रीट करा जाए, राइट। मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि इसको आप टाइप कास्ट करिए। टाइप कास्ट करिए मतलब इंटीजर की फॉर्म में आप इसको समझिए, एंड जो भी एज ग्रेटर देन 24 है, आई वांट टू फिल्टर इट, राइट। तो ये आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ेगा डेटा फ्रेम्स के अंदर। बट अगर आप डेटा सेट देखेंगे तो डेटा सेट के अंदर ऐसा कुछ भी सीन है ही नहीं। डेटा सेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा सेट के अंदर इट विल बाय डिफ़ॉल्ट टेक इट एज एन इंटीजर, ये आपको ऑटोमेटिकली वही डेटा टाइप लेगा जो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़र्क है आपका डेटा सेट एज वेल एज डेटा फ्रेम्स के अंदर। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई कि मेजॉरिटी डिफरेंस डेटा सेट, डेटा फ्रेम एंड RDD डेटा फ्रेम डेटा सेट के अंदर क्या है। अगर अभी मैं और डिटेल में जाऊँ तो आप हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, बट बहुत एक इम्पॉर्टेंट, राइट, एंड जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर मैं RDD की बात करूँ, कुछ नहीं है, ये एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। सबसे पहले जब स्पार्क स्टार्ट हुआ था, RDD केम इनटू पिक्चर। जब हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉलम्स। सो बेसिकली एक टैबुलर फॉर्मेट है, राइट, जिसमें एक डेटा स्पार्क SQL रो के फॉर्मेट के अंदर एक टैबुलर वे के अंदर दिखाया जाता है, वो आपका डेटा फ्रेम है। डेटा सेट क्या है, काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ RDDs एंड डेटा फ्रेम्स, राइट। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, बट एट द सेम टाइम डेटा सेट आपका क्या है, ये टैबुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड भी है। नाउ कंपाइल टाइम, टाइप सेफ्टी। नाउ टाइप सेफ्टी के बारे में मैंने अभी आपको समझाया कि डेटा फ्रेम के अंदर टाइप कास्टिंग नहीं होती है। आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि ये मेरा इंटीजर कॉलम है, ये मेरा स्ट्रिंग कॉलम है। बट RDDs एंड डेटा सेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जावा, स्काइलैब, पाइथन एंड R सभी के अंदर RDDs अवेलेबल है। डेटा फ्रेम भी आपका जावा, स्काला, पाइथन एंड R के अंदर अवेलेबल है, बट डेटा सेट खाली आपका जावा एंड स्काला के अंदर अवेलेबल है।
स्कीमा प्रोजेक्शंस, आरडीडी को जब भी आप यूज़ करेंगे आपको स्कीमा स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि ओके दिस इज़ द स्कीमा, आपको स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा। बट डेटा फ्रेम के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है हेडर इक्वल टू ट्रू का, जो आप लगाकर आप बोल सकते हैं कि जो भी मेरी फाइल का हेडर है, जो भी मेरी फाइल का स्कीमा है वो हम ले लें। सिमिलरली डेटा सेट के अंदर भी सेम ही चीज़ है, राइट। एग्रीगेशंस, कोई भी आपको ग्रुप बाय अप्लाई करना है, कोई भी विंडो फंक्शन अप्लाई करना है तो आरडीडीज़ के अंदर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत स्लो परफॉर्मेंस बहुत स्लो होती है। लेकिन जब हम डेटा फ्रेम्स की बात करते हैं इट इज़ लिटिल फास्ट, राइट। ये थोड़ा फास्ट होता है बिकॉज जो डेटा फ्रेम एपीआई होता है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड होता है। जब मैंने आपको स्पार्क आर्किटेक्चर पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने बताया था आपका कि स्पार्क एग्जीक्यूशन प्लान होता है, राइट। तो जब हम डेटा फ्रेम के अंदर कोड लिखते हैं तो इट गोज़ थ्रू दैट स्पार्क एग्जीक्यूशन प्लान, वो पूरा आपका डैक शेड्यूलर के थ्रू ऑप्टिमाइज्ड होता है। सो डेटा फ्रेम्स आर लिटिल मोर ऑप्टिमाइज्ड एंड फास्टर देन योर आरडीडीज इन दिस केस। Now similarly data sets are also faster in terms of aggregation, right? So I hope you understood this, right, and you really liked this differentiation and how आपको समझ आया कि बेसिकली ये होता क्या है। धीरे धीरे आप आगे ऑलरेडी वी विल अंडरस्टैंड, आपको समझ आएगा कि आरडीडीज एंड डेटा फ्रेम्स को हम कैसे और यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम क्विकली ये भी देख लेते हैं कि आरडीडीज एंड डेटा फ्रेम्स को हमें कब यूज़ करना चाहिए। सो याद रखिए कि जब भी आप बहुत ही ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से डील कर रहे हैं, राइट, सो यूजुअली इन दैट केस हम लोग रियल लाइफ में और आई वुड से रियल प्रोजेक्ट्स में हम उस टाइम पे आरडीडीज यूज़ करते हैं। एंड बट अगेन इट्स नॉट दैट कि आपको हमेशा ही आरडीडीज यूज़ करना है, आरडीडीज बहुत कम यूज़ होता है। बट या अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से यूज़ करना, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से आप डील कर रहे हैं तो मैक्सिमम केसेस में कभी उस टाइम पे हम आरडीडीज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही लो लेवल ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन करनी है, आपको सब कुछ खुद से कोड करना है, आपको एक वेरी हाई लेवल ऑफ कंट्रोल चाहिए, इन दैट केस भी आरडीडीज हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्कीमा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आरडीडीज के अंदर आपको खुद से स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है, राइट। एंड अगर आप डेटा देखना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डेटा को विजुलाइज करने में, क्योंकि आरडीडीज के अंदर आपका डेटा टैबुलर फॉर्मेट में विजुलाइज हम नहीं कर सकते, राइट, तब भी आप आरडीडीज को यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आप खुद से करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि स्पार्क आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस की साइड पर ज़्यादा स्टेप ले, इन दैट केस ऑल्सो आरडीडीज को आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आरडीडीज के केस में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है, बट there are more performance optimizations put by Sparks for data frame and data sets. डेटा फ्रेम्स को हम कब यूज़ करते हैं? यूजुअली मैक्सिमम केसेस में डेटा फ्रेम्स ही यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड इवन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए डेटा फ्रेम्स यूज़ होते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस के डेटा फ्रेम्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। एंड सिमिलरली अगर आपको डेटा अपना टैबुलर वे में रिप्रेजेंट करना है, राइट, अगर आपको सीक्वल की तरह क्वेरी लिखनी है, स्पार्क सीक्वल यूज़ करना है, इन दैट केस डेटा फ्रेम्स आर वेरी हैंडी। सिमिलरली अगर आपको टाइप कास्टिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप डेटा फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। जब हम डेटा सेट्स की बात करते हैं, इन दैट केस अगर आप सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ आप डील कर रहे हैं, यू कैन गो विद डेटा सेट। अगर टाइप सेफ्टी जो मैंने अभी आपको समझाई that is of utmost importance to you as well as performance is very important to you, in that case you can go ahead with the data set, right। अगर आपको एरर्स कैच करने हैं, राइट, डेवलपमेंट स्टेज के अंदर ही, मतलब अगर मैंने अभी जो मैंने आपको कोड दिखाया था उसके अंदर आपने देखा होगा जैसे ही मैंने फिल्टर ऑपरेशन को रन किया, ट्रांसफॉर्मेशन को रन करते ही मेरे पास एरर आ गया, राइट, डेटा फ्रेम के अंदर। नाउ अगर आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि आपका जो एरर है, अगर आपको उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब भी आपने फ़िल्टर ऑपरेशन डिफ़ाइन किया, राइट, अगर आपको देन इन दैट केस ऑल्सो यू कैन गो फॉर डेटा सेट्स। अगर आपको टैबुलर व्यू ऑफ द डेटा चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, मेमोरी चाहिए, राइट, एंड यू वांट टाइप सेफ्टी, in that case you can go with the data sets also.
So I hope you like this particular video. Do let me know in the comment section if you have any issues, any doubts. आप डेफिनेटली बताइए. थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है बिकॉज मैं थोड़ा यूज टू हूँ इंग्लिश के अंदर वीडियोस बनाने के लिए. सो